तिरिया चरित न जाने कोई, खसम मरी के सती होए। आज की क्राइम की कहानी इसी मुहावरे को सच करती है। कैसे एक पत्नी ने एक नाजायज रिश्ते के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात ये थी कि ये औरत इतनी चालाक थी कि हत्या के बाद अपने हाव भाव से परिवार के सदस्यों को हत्या के बारे में 6 महीनों तक महसूस तक नहीं होने दिया। कैसे एक परिवार का 6 महीने पहले गायब हुए अपने इकलौते बेटे का इंतजार इस उम्मीद पर था कि शायद वे लौट कर जरूर आएगा, लेकिन जब इंतजार खत्म हुआ तो पिता के हाथों में बेटे के नाम पर लाश की कुछ हड्डियां ही मिली। जानेंगे आज की वीडियो में एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल ये घटना राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव नोह की है। गांव नोह में हरिप्रसाद का परिवार रहता था। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटा था। परिवार के इकलौते बेटे का नाम पवन था। हरिप्रसाद एक किसान था, इसलिए परिवार का गुजारा खेती बाड़ी करने से होता था। इस दौरान पवन पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग गया। हरिप्रसाद ने अपनी बड़ी बेटी की शादी पहले ही कर दी थी। दूसरी बेटी पवन से छोटी थी, इसलिए परिवार के सदस्यों ने 3 जून 2015 को पवन की शादी कानपुर की रहने वाली रीमा के साथ करवा दी। पवन शर्मा और रीमा सहित परिवार के सभी सदस्य अपने जीवन खुशी से बिता रहे थे। इस दौरान करीब 4 साल तक पवन दिल्ली में काम करता रहा और रीमा गांव नोह में रहकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी से रह रही थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल और तब बढ़ गया जब रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पैदा होने की खुशी में पवन और उसके पिता हरिप्रसाद ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। समय बीतता गया। इसी दौरान रीमा ने एक और लड़की को जन्म दिया। इस तरह से पवन शर्मा 2 बच्चों के पिता बन गए। साल 2019 में पवन रीमा को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गया और वहीं पर किराए का कमरा लेकर पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने लगा। पवन शर्मा अपनी पत्नी रीमा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसके चलते साल 2020 में कोरोना की वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के दौरान पत्नी रीमा और बच्चे अपने मायके कानपुर में थे। तब पवन उनको लेने के लिए 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर कानपुर पहुंच गया। वहां एक दिन रुककर पत्नी और दोनों बच्चों को साइकिल पर लेकर भरतपुर आ गया। पवन को भरतपुर से कानपुर आने जाने में 7 दिन लगे। इस तरह से पवन शर्मा अपनी पत्नी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। 29 मई 2021 को पवन अचानक घर से गायब हो गया। अगले दिन पवन की पत्नी रीमा ने अपनी सास और ससुर हरिप्रसाद को बताया कि पता नहीं पवन कहाँ चला गया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पिता हरिप्रसाद ने कहा कि शायद वे खेतों पर गया होगा और दोपहर तक लौट आएगा। जब पवन दोपहर तक भी नहीं आया तो परिवार के सभी सदस्यों ने पवन को गांव और खेतों पर ढूंढना शुरू कर दिया, पर पवन का कहीं भी पता नहीं चला। गायब होने से अगले दिन पवन की शादी की सालगिरह थी। शादी की सालगिरह मनाने के लिए उसने अपनी बहन को अपने घर बुलाया था। जब बहन घर पहुंची तो उसने ये बात अपने पिता हरिप्रसाद और परिवार के सभी सदस्यों को बताई। परिवार को लग रहा था कि शायद पवन गुस्से में आकर कहीं पर चला गया है। इस तरह से पवन को गायब हुए कई दिन बीत गए। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों ने गाँव से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कानपुर तक अपनी सभी रिश्तेदारियों में पवन के बारे में पूछा, पर सभी का यही जवाब था कि पवन यहाँ पर नहीं आया है। 4 जून 2021 को पिता हरिप्रसाद ने अपने बेटे पवन की लापता होने की रिपोर्ट भरतपुर के चिकसाना थाने में लिखवा दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में परिवार और गांव वालों ने बताया कि पवन एक सीधा साधा और अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पवन के फोन की लास्ट लोकेशन निकलवाई, पर फोन की लोकेशन घर की ही आ रही थी। ऐसे में इस मामले की जांच कर रहे चिकसाना SHO विनोद मीणा ने पवन शर्मा की पत्नी रीमा पर अवैध संबंधों का शक जताया और पूछताछ करने की बात कही, पर हरिप्रसाद ने चिकसाना पुलिस को यह कहकर मना कर दिया कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, पवन खुद ही कहीं पर चला गया है और रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्हें रीमा पर पूरा विश्वास। इस तरह से पवन को गायब हुए करीब 5 से 6 महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस को पवन के बारे में एक भी सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ पवन शर्मा के परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था।
पिता हरि प्रसाद को अपने बेटे की बहू रीमा की हालत देखकर बार बार अफसोस हो रहा था और मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से पवन घर छोड़कर चला गया है। पवन के बच्चे हर बार अपने दादा हरि प्रसाद से अपने पिता पवन के बारे में पूछते थे, लेकिन बच्चों के इन सवालों का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। 16 अक्टूबर 2021 की बात है। पवन के पिता हरि प्रसाद अपने लापता बेटे की चिंता में परेशान होकर टहल रहा था। उन्होंने देखा कि रीमा के कमरे की लाइट जली हुई है और कमरे से धीमी धीमी सी आवाज आ रही है। इसी आवाज का पीछा करते हुए हरि प्रसाद रीमा के कमरे के पास चला गया। जब उसने कमरे के अंदर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्हें हद से ज्यादा विश्वास था वो पड़ोस के भागेंद्र उर्फ भोला के साथ नंगन अवस्था में सेक्स और हवस के खेल में मगन थी। रीमा को इस आपत्तिजनक हालत में देखकर हरि प्रसाद ने तुरंत कमरे की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। साथ ही भागेंद्र उर्फ भोला के परिवार को भी बुलाया जो पड़ोस में ही रहता था। पुलिस के आने से पहले भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके उसे छुड़ा ले गए। भागेंद्र ने हरि प्रसाद को धमकी दी कि जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही मैं तुझे मार दूंगा और कहा कि रीमा और मेरे बीच में मत आना। तब हरि प्रसाद का शक यकीन में बदल गया और हरि प्रसाद ने भागेंद्र द्वारा कही गई सारी बातों को चिकसाना पुलिस को बता दिया। पुलिस ने रीमा और भागेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को अपने मायके कानपुर चली गई। 30 अक्टूबर को पवन की बहन रीमा के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे बेड के नीचे खून सी सनी एक रजाई मिली। घर वालों ने तुरंत खून से सनी रजाई को सबूत के तौर पर पुलिस को दे दिया। इसके बाद पुलिस ने रीमा को फोन कर चिकसाना थाने आने को कहा। अगले दिन रीमा अपनी मां के साथ कानपुर से चिकसाना थाने पहुंच गई और इधर पुलिस ने भागेंद्र को भी पूछताछ के लिए दिल्ली से बुला लिया। इसके बाद चिकसाना एसएचओ विनोद मीणा ने 20 नवंबर 2021 को दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ये दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे और कहते रहे कि हमें नहीं पता कि पवन कहां पर है और उसके साथ क्या हुआ है। करीब 6 घंटे चली पूछताछ के दौरान इन दोनों ने पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बताया और अपने आप को निर्दोष बताते रहे, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के डंडे के सामने हर कोई अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद चिकसाना पुलिस ने दोपहर में भागेंद्र और रीमा से सख्ती से पूछताछ की और इन दोनों ने पवन की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद भागेंद्र उर्फ भोला ने चिकसाना पुलिस को बताया कि वे दिल्ली में लोन दिलाने का काम करते थे। इसी दौरान साल 2019 में उनके गांव के पवन अपनी पत्नी रीमा को लेकर दिल्ली में रहने लगा। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकातें नजदीकियों में बदल गई और उन दोनों में प्यार हो गया। हालांकि भागेंद्र पहले ही शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। ये लोग पवन के ऑफिस जाते ही उसकी पीठ पीछे हाथ में हाथ डालकर एक साथ घूमते थे और सेक्स और हवस की आग में अपनी जिस्मों की प्यास बुझाते थे। भागेंद्र रीमा को हर रोज नए नए गिफ्ट ला कर देता था और इस तरह से इन दोनों ने पवन और रीमा की शादी के पवित्र बंधन को कई बार कलंकित किया और न जाने कितनी बार जिस्मानी संबंध भी बनाए। भागेंद्र उर्फ भोला ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में पवन दिल्ली का काम छोड़कर रीमा के साथ वापस भरतपुर अपने गाँव नोह आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का मिलना बंद हो गया। इस तरह से ये दोनों ना मिलने की वजह से उदास रहने लगे। इसके बाद रीमा ने अपने बॉयफ्रेंड भागेंद्र से मिलने के लिए एक नई साजिश रची। उसने रात को पूरे परिवार के खाने पीने और दूध चाय में नींद की गोलियां मिलाना शुरू कर दिया। नींद की गोलियों का असर होने के बाद भागेंद्र को अपने पास बुला लिया करती। ये दोनों उसी कमरे में पवन की मौजूदगी में वासना और सेक्स की भूख मिटाते थे। रीमा ने पुलिस को बताया कि जब भी कभी पवन पर गोलियों का असर नहीं होता तो वे उसे कमरे में बैठाकर शराब पिला दिया करती थी। शराब की वजह से पवन गहरी नींद में सो जाया करता था। 29 मई को भागेंद्र अपने दोस्त दीप के साथ शराब की पार्टी कर रहा था। उसी दौरान भागेंद्र को रीमा का मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था कि आज मिलने का मन कर रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। भागेंद्र भी कई दिनों से रीमा से नहीं मिला था। इसके बाद भागेंद्र और दीप 200 किलोमीटर
किलोमीटर बाइक चलाकर दिल्ली से भरतपुर पहुंच गए और रीमा के कहे अनुसार भागेंद्र अंदर मकान में चला गया और दीप को बाहर कुछ देर रुकने के लिए कहा, क्योंकि रीमा पहले ही परिवार के सभी सदस्यों को थाने में नींद की गोलियां खिला चुकी थी, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। भागेंद्र सीधा रीमा और पवन के कमरे में चला गया। उस समय पवन बेहोशी की नींद में सो रहा था। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र ने निर्वस्त्र होकर अंग से अंग मिलाकर अपनी सेक्स की वासना को पूरा करने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पवन शर्मा आग बबूला हो गया और गुस्से में भागेंद्र को मारना पीटना शुरू कर दिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़कर उसे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। भागेंद्र पवन का गला दबाने लगा और मदद के लिए उसने दीप को भी अंदर बुला लिया। पहले तीनों ने मिलकर पवन को पकड़ा और फिर बड़ी दरिंदगी से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पत्नी की बेवफाई देखकर पवन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी ने उसके साथ शादी के 7 फेरे और 7 जन्म का साथ निभाने की कसम खाई थी, आज वही पत्नी उसे पकड़कर मौत के हवाले कर रही है। पत्नी की बेवफाई से जुड़े हजारों सवालों को अपने दिल में लिए पवन ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और इन तीनों ने पवन शर्मा का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। पवन शर्मा की हत्या के बाद भागेंद्र और रीमा ने लाश को चादर में लपेटकर एक बोरे में डाल दिया। पहले भागेंद्र और रीमा ने कमरे में बिखरे हुए खून को साफ किया। इसके बाद भागेंद्र और दीप ने बाइक पर पवन की लाश को गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान नहर में 15 किलो का पत्थर बोरे में डालकर फेंक दिया। बोरे के अंदर पत्थर इसलिए डाला था कि ताकि लाश ऊपर ना आ सके और किसी को पता न चल सके। इसके बाद ये दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भरतपुर के चिकसाना पुलिस की पूछताछ के दौरान रीमा ने बताया कि पवन की हत्या के बाद उसने रोने धोने का नाटक करना शुरू कर दिया ताकि परिवार के सदस्यों का उस पर शक ना हो। प्लान के मुताबिक रीमा ने भागेंद्र को मैसेज कर दिया कि वे कुछ दिन तक उसके पास फोन ना करें। पवन शर्मा के मर्डर के कुछ महीने बाद रीमा ने सती सावित्री बनकर करवा चौथ का व्रत भी रखा और गमगीन होकर दिवाली भी मनाई। लेकिन कहते हैं कि हत्या जैसे जुर्म को छुपाना आसान नहीं होता। भागेंद्र और रीमा की नजरों में ये एक फुल प्रूफ मर्डर प्लान था। इसके बाद भागेंद्र की निशानदेही पर भरतपुर राजस्थान की चिकसाना पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से नहर के अंदर से एक बोरा निकाला। बोरे को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीनों के अंदर कछुआ और मछलियों ने पवन की लाश को पूरी तरह खा लिया था। बोरे में पवन की शर्ट, पर्स और दस्तावेज मिले, जिससे ये पहचान हुई कि ये लाश पवन शर्मा की है। जब ये बात परिवार के सदस्यों को पता चली तो उनका कलेजा बैठ गया, क्योंकि पवन उनका इकलौता बेटा था। पिता हरि प्रसाद को इस गम के साथ जिंदगी भर जीना होगा कि जिस रीमा पर उसे इतना विश्वास था, उसी ने उसके बेटे की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। हरि प्रसाद ने बेटी जबान से कहा कि यदि रीमा को भागेंद्र उर्फ भोला ज्यादा ही पसंद था तो वो एक बार कह देती तो हम उसे भोला के साथ ही भेज देते। शायद इससे मेरे बेटे पवन की जिंदगी बच जाती। उस माँ की उम्मीद भी बेटे के जीवित होने की लाश देखकर खत्म हो चुकी थी। उनकी जुबान से आवाज ही नहीं निकल रही थी और खामोशी से एक कोने में बैठ गई। बहनों को गम सता रहा था कि जब भी कभी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो वो किसकी कलाई पर राखी बांधेंगी। उनके लिए रक्षाबंधन का त्योहार महज एक त्योहार ही बनकर रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भागेंद्र की पत्नी को यह अफसोस रहेगा कि काश वो अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करती तो शायद आज भागेंद्र का रीमा के साथ नाजायज संबंध नहीं बनता। पवन के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 6 साल का है और छोटी बेटी 4 साल की है। वो अक्सर कर अपने दादा हरि प्रसाद से पूछते रहते हैं कि क्या हमारी माँ चुड़ैल बन गई है, क्या हमारी माँ भूतनी बन गई है। और उसी ने पापा को गर्दन दबाकर मार दिया था। पापा अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। इन बातों को सुनकर हरि प्रसाद बहुत ही भावुक हो उठते हैं। इसके बाद चिकसाना पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया और जेल भेज दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।